हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे हिंदी का संपूर्ण हिंदी का मॉक टेस्ट। अभी हमने सुबह भी एक मॉक टेस्ट डाला था संपूर्ण हिंदी का, ठीक है। तो ये दूसरा मॉक टेस्ट है संपूर्ण हिंदी का। तो इसमें हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ के जाएंगे लास्ट में। तो चलिए, अगर आप किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर ओ हो, यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो या इसके अलावा लेखपाल हो या वीडियो हो, किसी भी तरीके की तैयारी जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य कौन सा है। सरल वाक्य बताना है। देखिए, आपने सुना होगा कि रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक। तो इनमें से बताना है कि कौन सा इसमें से सरल वाक्य, ठीक। सरल वाक्य का होता है एकदम सिंपल होते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। राधा नाचती और गाती। देखिए, कहीं भी और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, अपितु ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वो हमारा क्या होता है, संयुक्त वाक्य। तो देखिए यहाँ पे और आ गई, ये क्या हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ठीक। याद रखेंगे ये संयुक्त वाक्य है, ये आपका सरल वाक्य नहीं है। दूसरा देखते हैं, जो नाचती गाती है वह राधा है। तो देखिए जहाँ पे जो वह, ठीक, जहाँ तहाँ, जैसे वैसे, कब तब, है ना, ऐसे सेंटेंस आएगा वो हमारा मिश्रित वाक्य होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य, ठीक। अभी तक हमने 2 देखे हैं, दोनों में से कोई भी सरल वाक्य नहीं है, ठीक। राधा नाचती गाती है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ना सरल है, ना मिश्रित है और ना ही संयुक्त वाक्य है, ये सरल वाक्य है। राधा नाचती गाती है, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं, सूरज निकला और फूल खिल उठे। देखिए यहाँ पे और आ गया, इसका मतलब क्या है, ये संयुक्त वाक्य, ठीक। तो हमने देखा कि हमारा सी ऑप्शन राइट है। अगर आपने सी चुना तो आपका एक क्वेश्चन सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हमसे किताब पढ़ी जाती है। तो हमसे किताब पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है, ठीक। देखिए वाच्य 3 प्रकार का होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कृतवाच्य बोलते हैं, जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है, जहाँ पे भाव की प्रधानता होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं, ठीक। तो देखिए हमसे किताब पढ़ी जाती है, इसमें कर्म की प्रधानता बताएगी ना। हम किताब पढ़ रहे हैं ऐसा होता तो हमारा क्या होता कि कृतवाच्य हो जाता, मगर हमसे किताब पढ़ी जाती है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, ठीक। हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस समय 4 बजा है। तो वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि, देखिए इस वाक्य में किस कोई प्रकार की अशुद्धि है तो ये बताना। देखिए इस समय 4 बजे हैं, है ना, तो ये होना चाहिए था, बजा है नहीं, क्योंकि 4 के साथ में हम बजे का प्रयोग करेंगे। और ये किस प्रकार की अशुद्धि है, देखिए वर्तनी अशुद्धि है नहीं, लिंग अशुद्धि है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिंग सही है। वचन संबंधी अशुद्धि ना, क्योंकि हमने बजा जो है इसका एक वचन का, इसका बहुवचन होना चाहिए था, तो हमारा वचन संबंधी अशुद्धि है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान में देने हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। यूपीएसआई के लिए खास करके, ठीक। तो इसमें कौन सी अशुद्धि है, वचन। क्यों वचन है, देखिए ये एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन होना चाहिए था, ठीक, बजे होना चाहिए था, ठीक। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर आपने सी चुना तो आपका एक क्वेश्चन सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या बोलेंगे। एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द का है, उसे क्या बोलेंगे, वादी, अभियुक्त, अनाहूत या फिर अमानुषिक, ठीक। तो क्या बोलेंगे, उसे अभियुक्त बोलेंगे, ठीक। अनाहूत हमने बताया था ये किसके होते हैं, मेहमान के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। तो अभियुक्त बोलते हैं, जिस पर मुकदमा चलता है उसे हम अभियुक्त बोलते हैं। तो याद रखेंगे, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द से। देखिए आप लोगों ने विलोम शब्द देखे होंगे, तो न्यून का विलोम शब्द क्या होगा। न्यून मतलब क्या होता है, एकदम कम, है ना। तो देखिए इसमें पहला है, ये दूसरा है कम, तो कम इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची समझ सकते हैं। तरल क्या होता है, आपने देखा होगा तरल पदार्थ होते हैं ना, जिनको हम लिक्विड बोलते हैं। और सरल क्या होता है, ईजी होता है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिक, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है, अनल, हुतासन, पावक और शंपा। तो देखिए अनल भी आग का पर्यायवाची है, हुतासन भी है, पावक भी है और शंपा नहीं है, ठीक। शंपा नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। ये आपका आग का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अनल और अनिल में कन्फ्यूजन होते हैं, तो अनिल में इसका होता है आपका वायु होता है, ठीक। याद रखेंगे, ये शब्द युग में पूछे जाते हैं। तो अनल में इसका होता है आग होता है, अनिल में इसका होता है हवा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा। देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 प्रकार के शब्द होते हैं इस आधार पे। देखिए रूढ़ क्या होता है, जो जिन शब्दों को तोड़ा ना जा सके, ठीक। अगर मान लिया उसको हम तोड़ते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देखिए पशु को हम जैसे तोड़ रहे हैं तो पा प्लस सु में टूटेगा
और ना तो पा का कोई अर्थ निकल रहा है ना तो सु का ना। तो जिस अर्थ किसी चीज़ को हम तोड़े उसका सही से अर्थ निकले वही क्या होता है रूढ़ शब्द। ठीक, जैसे हम चावल को तोड़ते हैं, चावल को तोड़ेंगे तो चा प्लस वल। ठीक, तो इसमें भी ना तो चा का कोई अर्थ निकला ना कि वल का कोई अर्थ निकला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूढ़ शब्द होगा, जिनको तोड़ ना सके। ठीक, तो देखिए तो हमारा क्या है पशु क्या हो जाएगा रूढ़ शब्द हो जाएगा ना। अब देखिए यौगिक और योग रूढ़ क्या होते हैं, तो यौगिक शब्द से विद्यालय, विद्या को हम तोड़ेंगे तो विद्या प्लस आलय। ठीक है, प्लस आलय। तो देखिए यहाँ पर विद्या का भी अर्थ निकल रहा है, आलय का भी निकल रहा है, इसका मतलब क्या होगा ये आ जाएगा आपका यौगिक शब्द। ठीक है, इसी तरह सम और तल, सम का भी अर्थ निकलेगा और तल का भी अर्थ निकलेगा। सम मतलब क्या बराबर होता है, तल में इस नीचे का हिस्सा ना, तो ये भी हो जाएगा वचन आलय, वचनालय। ठीक, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे यौगिक शब्द है ना। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, जो कि बहुब्री समास आप देखते होंगे जिनका तीसरा अर्थ निकलेगा वो हमारे योग रूढ़ हो जाएंगे। ठीक, तो याद रखेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ना तो ये पर्यायवाची होते हैं, ना ही प्रत्यय होते हैं, ना ही उपसर्ग होते हैं, ना ही ये किसी प्रकार के समास होते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे। और जो प्रत्यय उपसर्ग समास होते हैं वो आपके हो जाते हैं यौगिक शब्द। और योग रूढ़ क्या होते हैं, केवल और केवल बहुब्री समास वाले। ठीक, केवल और केवल बहुब्री समास वाले योग रूढ़ हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि गाह प्रत्यय के संयोग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो गाह प्रत्यय के संयोग से, प्रत्यय क्या होता है जो बाद में जुड़ते हैं ना, तो किसमें गाह प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक, देखिए दरगाह, तो दर प्लस गाह इसमें लगा है। ठीक, देखिए गाह हटा ले अगर कोई अच्छा सेंटेंस बनता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा सही सेंटेंस माना जाएगा। ठीक, तो दरगाह में गाह लगा है, कब्रगाह में भी गाह लगा है, बंदरगाह में बंदर प्लस गाह, कब्र प्लस गाह ना, तो यहाँ पे तीनों हैं, तीनों में लगा, मगर आगाह में नहीं लगा। ठीक, क्योंकि आगाह में नहीं लगा। अगर हम गाह हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आ बचेगा, तो आ क्या है आपका ये खुद ही उपसर्ग। ठीक, तो हमारा आगाह नहीं होगा। ठीक, तो हमारा अगर आपका सी ऑप्शन सही है तो वो आपका राइट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वार्तालाप का सही संविच्छेद क्या होगा। देखिए हम कोई भी संविच्छेद करते हैं तो उसका सही अर्थ निकालना चाहिए। जैसे वार्ता, देखिए हम चेक करते हैं वार्ता, तो सही है वार्ता मतलब क्या बातचीत। आलाप, आलाप नहीं होता कोई सेंटेंस, आलाप सेंटेंस नहीं होता। इसी तरह वार्ता कोई नहीं होता, आलाप नहीं होता। वार्ता ये कोई सेंटेंस नहीं होता, आलाप तो होता है ना, आलाप होता। तो हम देखिए कोई सेंटेंस सही सेंटेंस केवल चुनना सीखिए, हमें संविच्छेद के टुकड़े जो होते हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए वार्ता मतलब क्या होता है बात करना, आलाप मिस क्या होता है रोना धोना ना, आलाप करना। तो ये सही सेंटेंस वार्ता प्लस आलाप है ना। तो यहाँ पे देखिए आ और आ मिलके बड़ा आ बना रहा ना, तो मतलब ये क्या है आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है ना। तो क्या जाएगा दीर्घ संधि ना, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो गया कि वार्ता यहाँ से बड़ा आ मिल गया, यहाँ से बड़ा आ मिल गया, यहाँ भी बड़ा आ मिल गया है, तो सेम सेंटेंस हो गए, सॉरी सेम स्वर मिल गए, तो अब क्या होगा दीर्घ स्वर संधि ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो रेखांकित शब्द में कौन सा शब्द है, जैसे आज़ादी कौन सा शब्द है। तो आज़ादी क्या होता है, देखिए आज़ादी ना तो हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ऐसी महसूस करने वाली चीज़ें हमेशा क्या होती है भाववाचक संज्ञा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब देखिए आज़ादी किससे मिलकर बना, आज़ाद से। तो आज़ाद क्या है, देखिए आज़ाद क्या है, तो आज़ाद आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक, आज़ाद क्या है गुणवाचक विशेषण है ना। तो ये कहा जाएगा आज़ादी क्या है आपका भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जिससे शब्द शुरू नहीं होता। देखिए हमने जब वर्णमाला पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझाया था कि मात्र दो ऐसे वर्ण होते हैं जिनसे कोई भी वर्ण की शुरुआत नहीं की जा सकती, कोई भी अक्षर की शुरुआत नहीं की जा सकती ना। देखिए ये डा है, ढा है, अणा है। ठीक, तो अणा से भी वर्ण की शुरुआत होती है। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक नहीं देखा था हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता भी देंगे अणा से कैसे वर्ण शुरू होता है। ठीक, देखिए अढ़ा से नहीं होते, किससे होते हैं अढ़ा, जिसको हम द्विगुण शब्द बोले या उत्क्षिप्त स्वर बोलते हैं ना, द्विगुण बोलते हैं, उत्क्षिप्त या ताड़नजात शब्द बोलते हैं ना, इनको हम द्विगुण बोलते हैं, उत्क्षिप्त बोलते हैं। कितने होते हैं ये, इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। ठीक, उत्क्षिप्त आपने सुना होगा कौन कौन से होते हैं, जो डा और ढा के नीचे बिंदी लगती है। ठीक, डा और ढा के नीचे बिंदी है ना, तो अढ़ा और अढ़ा बोलते हैं ना इनको। तो ये होते हैं द्विगुण। जैसे आजमगढ़ में लगता है ना, आजमगढ़ में ये लिखता है, तो इनसे कभी भी कोई नया शब्द नहीं बन सकता। और ये तुर्की भाषा शब्द होते हैं, याद रखेंगे ये तुर्की भाषा शब्द होते हैं। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो हमने वर्णमाला पढ़ाया उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, तो अड़ा और अढ़ा दो सेंटेंस होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसके नीचे बिंदु होती तो इससे भी वर्ण की शुरुआत नहीं हो सकती थी ना, अगर नीचे बिंदु होती तो ये दोनों हो जाते। मगर यहाँ पे इसने चालाकी कर दी, इसमें इसने बिंदी नहीं लगाई और इसने बिंदी लगा दी, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो बिंदी होती है इसको हम ताड़नजात बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताड़नजात बिंदु, जो नीचे लगती है ताड़नजात बिंदु बोलते हैं। देखिए 4 बिंदु लगते हैं, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, अनुसार। जैसे कि आ के ऊपर लगता है, ठीक, ये अनुसार हो गया। और यहाँ पे जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं,
पंचमा अक्षर जैसे अंगा में लगता है केवल एक अक्षर पे, और यहाँ पे जो लगता है उसको हम तालंजात बोलते हैं, जो कि इसमें लगा हुआ है, और एक यहाँ पे लगता है जिसको हम नुक्ता बोलते हैं, ये केवल 5 वर्डों में लगता है, कागा, जा और फा में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको थोड़ा समझ के देना होगा, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे। ठीक, यहाँ पे पूछा गया वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से किया था, तो कितने प्रकार से किया था, यहाँ पे प्रकार नहीं पूछा, तो कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। पहला होता अर्थ के आधार पे वाक्यों का वर्गीकरण, और दूसरा होता रचना के आधार पे। ठीक, तो याद रखेंगे अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। देखिए अर्थ के आधार पे इनकी संख्या कितनी होती है, 8 प्रकार के होते हैं वाक्य, और रचना के आधार पे 3। जैसे कि रचना के आधार पे हमने बताया है सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, वो क्या होता है रचना के आधार पे। ठीक, अर्थ के आधार पे जो विधानवाचक वाक्य है ना, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक और संदेहवाचक जो इससे होते हैं, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 8। तो 8 देखिए यहाँ पर अगर 8 ऑप्शन चुनते थे, अगर पूछता कि अर्थ के आधार पे वाक्यों की संख्या कितनी है तो 8 हो जाती। अगर पूछता रचना के आधार पे 3 चुनते, मगर यहाँ पे पूछा गया कितने प्रकार से हम उनका वर्गीकरण करते बांटते हैं, तो 2 प्रकार से ना, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अगर आपने ए चुना है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया। देखिए अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया था, हिंदुस्तानी, हिंदवी, उर्दू या भाषा। ठीक, तो हम आपको बता दें हिंदू सबसे पहले अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था हिंदी के लिए। ठीक, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था हिंदी के लिए, और उन्होंने अपने शब्दकोश में, कौन सा शब्दकोश था उसका नाम क्या था, तो हम बता दें आपको खालिक बारी। ठीक, उनकी जो शब्दकोश थी खालिक बारी, उसमें इन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, तो याद रखेंगे हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक कहते हैं। किसका, खड़ी बोली, कव्वाली, तराना है ना, गायन शैली का, इनके सबके जनक बोले जाते हैं। ठीक, अमीर खुसरो का जन्म एटा में, जो कि कासगंज और में पढ़ता था पहले। ठीक, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखेंगे। गेहूं और गुलाब किसका निबंध संग्रह है। ठीक, अज्ञे जी का, देवेंद्र सत्यार्थी का, जयशंकर प्रसाद जी का, और राम वृक्ष बेनीपुरी। तो किसका है, अगर आपका ऑप्शन डी राइट है तो सही ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है गुलाब और गेहूं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे। ठीक, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर वाक्य में अपादान कारक पूछा। अपादान आपको पता है कि अपादान का मतलब से होता, मगर वहाँ पे क्या होता, अलगाव का बोध होता। ठीक, अलगाव का। ठीक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अलगाव का होना चाहिए। ठीक, तो देखिए हम अगर देखते हैं तो से हर जगह आ रहा। ठीक, राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर क्या है, ये करण है। ठीक, करण हो गया। अब मोहन से अब सहा नहीं जाता। ठीक, तो से मतलब क्या, ये यहाँ पे कोई अलगाव नहीं हो रहा। ठीक, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक, सॉरी करण हो जाएगा। ठीक, अगला हिमालय से गंगा निकलती। अब देखिए यहाँ पर अलगाव की बोध हो रहा, जैसे हिमालय है कोई, तो यहाँ से अगर गंगा निकलेगी, गंगा क्या होनी, उससे बाहर भागने की कोशिश करिए, निकलेगी तो बाहर अलग का बोध होगा ना, तो अलगाव हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यही हो जाएगा हमारा अपादान कारक। ठीक, चाकू से फल काटा जाता, काटो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करण तत्पुरुष होगा। ठीक, करण हो जाएगा, सॉरी तत्पुरुष नहीं, करण होगा। ठीक, यहाँ पे अपादान कारक केवल और केवल हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है समूह के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों का ग्रुप चुनिए। ठीक, समूह का सही पर्यायवाची शब्द का ग्रुप तुरंत आपको चुनना है। देखिए समूह, दल मतलब होता है, झुंड मतलब होता है, निकास नहीं होता। निकास में इसका निकलना होता, तो निकास वाला तो हम गलत ही कर देंगे। ठीक, तो देखिए अब अगला देखते हैं कि दल, झुंड और निकाय बिल्कुल सही। दल भी होता है, झुंड भी होता है, निकाय भी बोलते हैं। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपका बी ऑप्शन सही है तो आपका आंसर सही माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हैं। संज्ञा से बने विशेषण, देखिए किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण, मतलब संज्ञा से विशेषण की बनावट हुई है। ठीक, तो देखते हैं हम कौन कौन से हैं जो कि संज्ञा से बने हुए हैं। ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन हम उठा के देखते हैं, तो पहला क्या है, पौराणिक। देखिए पौराणिक, पौराणिक शब्द किससे बना है, तो पुराण, जो कि पुराण क्या है, संज्ञा है। ठीक, तो पुराण संज्ञा है। मानवीय, मानव से मिलकर बना तो मानव भी संज्ञा है। और लखनवी, लखनऊ से मिलकर बना तो लखनऊ भी संज्ञा। ठीक, तो लखनऊ भी क्या है, संज्ञा है एक प्रकार का। ठीक, तो देखिए हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पौराणिक किससे मिलकर बना, पुराण से बना, पुराण क्या है, संज्ञा है। मानवी किससे बना, मानव, मानव भी संज्ञा है। लखनवी किससे मिलकर बना है, तो लखनऊ, लखनऊ से लखनवी बना है, तो लखनऊ भी संज्ञा है। ठीक, तो लखनऊ भी संज्ञा है। ठीक, तो हमारे पहला ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है। संघ की राजभाषा,
उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के निर्देश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो संविधान का 351 है, इसमें हिंदी के बढ़ावे के लिए, मतलब विकास के लिए, योगदान के लिए बात की गई है कि किस प्रकार से हम हिंदी का विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से इस भाषा को हम जीवित रख सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में बताया गया। आपको पता होगा कि 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, है ना, भाग 17। ठीक, तो याद रखेंगे। और 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाओं का वर्णन है, ये भी हमने पहले वाले मॉक टेस्ट में बताया। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया, और कहाँ से कहाँ तक, तो 343 से लेकर 351 तक। ठीक, तो ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वह शब्द तत्सम बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हो। देखिए वह शब्द बताना जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हो। जैसे मानवीय, तो मानव प्लस ईय। ठीक, तो मानवीय में केवल और केवल प्रत्यय प्रयोग हुआ, मानवीय में ये नहीं हो सकता ना। मानवता, मानवता में भी नहीं है। ठीक, अधीर, अधीर में भी नहीं है। निर्भयता, ठीक, तो इसमें देखते हैं निर्भयता में क्या है, निर्भयता, है ना, निर्भयता। तो हम यहाँ से भय शब्द निकाल लेते हैं, तो आगे क्या बचा, आगे बचा निर, है ना, निर। तो निर क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ठीक, और भयता, है ना, भय हो गया, और ता निकाल लिया तो ता क्या हुआ, प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है ना। तो निर क्या है, प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग है, और ता क्या है, प्रत्यय है। तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, किसमें, निर्भयता में। अगर आपने डी ऑप्शन चुना था तो आपका ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आत्मजयी का रचनाकार कौन है। देखिए आत्मजयी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया ये आपको बताना, क्योंकि ये किसकी रचना है, इनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसकी है, मुक्ति बोध की, नरेश मेहता की, श्रीकांत वर्मा या फिर कुमार नारायण की। तो किसकी है, कुमार नारायण जी की है आत्मजयी रचना। ठीक, तो देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमने टॉप 20 क्वेश्चन बता दिए हैं, हमने 21वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, 21वां क्वेश्चन। और आपको ये बताना इसका आंसर सही क्या होगा, और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा हमसे कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे, ईमानदारी के साथ। चलिए ठीक, और इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपको पता तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह के हम मॉक टेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।